हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, चैप्टर 8 क्लास 8 का, उसका हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे राष्ट्रवाद का उदय, देखे थे उभरता हुआ राष्ट्र, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नारा दिया गया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। 1905 में वायसराय करचन ने बंगाल विभाजन कर दिया था। फिर 1916 में फिर से उसको मिला दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। अब हम लोग देखेंगे जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। 1919 के बाद अंग्रेजों के द्वारा जो खिलाफ और संघर्ष चल रहा था वो धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिला सब इस आंदोलन में जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया और कई बार मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थक देने लगे थे और 20 के दशक के बाद कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थक देने लगे थे। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने भारत का जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बदल दिया था। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था और इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। उन लोग को बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो उस खर्चा को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर जो कर था, जो टैक्स था, उसको बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और उस को भरपाई करने के लिए उसका जो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था, उसकी वजह से जो कीमत था लोकल सामान का भी, उसका भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ज़रूरी सामान जो था ज़िंदगी जीने के लिए, उस सब का भी प्राइस बढ़ गया था। आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी और जिसकी वजह से आम लोग की ज़िंदगी मुश्किल होते जा रही थी। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे और दूसरा साइड जो इसका था कि व्यावसायिक समूह के लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। जैसा कि आप अध्याय 6 में देख चुके हैं, इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की मांग बढ़ा दी थी। हम लोग मतलब चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं कि युद्ध की वजह से जूट का बोरा, कपड़े, पटरी, ये सब का मांग बढ़ गया था। इससे व्यावसायिक समूह के लोग मुनाफा कमा रहे थे और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी और अन्य देशों से जो भारत में सामान आता था उसको कमी ला दिया था। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और जब बाहर से आयात कम होने लगा तो इस युद्ध के दौरान भारतीयों का जो बिजनेस है उसमें इजाफा, उद्योग खोलने लगे और भारतीय व्यावसायिक समूह के विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा और इसकी वजह से गांव में जो सिपाही भर्ती में लोगों को शामिल होने के लिए गांव के लोगों को दबाव डाले जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। बहुत सारे सिपाही को दूसरा देश में भी युद्ध के लिए भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी देकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही है। और जब वो लोग वहाँ से लौटे तो उन्होंने बताया कि ये जो इन लोगों का साम्राज्यवादी शक्ति है वो कैसे यहाँ के लोगों को शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे और जब ये वहाँ से लौटे तो ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा सन 1917 में रूस की क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे। अब 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के जो संघर्ष का समाचार था, समाजवादी विचार, वो बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। जिससे भारतीय जो राष्ट्रवादी थे उनको नई प्रेरणा मिलने लगी। अब महात्मा गांधी का आगमन। इन्हीं हालातों में महात्मा गांधी एक जननेता के रूप में सामने आए। इसी टाइम महात्मा गांधी एक जननेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब गांधी जी जो हैं 1915 ईस्वी में 46 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहाँ पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। वे दक्षिण अफ्रीका में वहाँ जो
कलर को लेकर जो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। इसकी वजह से उनका पहचान बन चुका था तो और लोग उनकी आदर करते थे। दक्षिणी अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च व्यापारी वर्ग, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। और वहाँ दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन चला रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, गुजराती, तमिल, उच्च वर्ग के व्यापारी, वकील, मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। जब गांधी जी 1915 में आए तो उन्होंने पहला साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनके ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। और जब वो दौरा कर रहे थे तो यहाँ के लोगों, यहाँ की ज़रूरतों और हालात को समझने में अपना टाइम दे रहे थे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में, और उस शुरुआत में कौन सा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा और अहमदाबाद, ये सब उसका स्थानीय आंदोलन के रूप में, शुरुआती आंदोलन के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। और ये गुजरात खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, चंपारण आंदोलन, ये सब की वजह से उनका जो है कनेक्शन राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से उनका परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। 1918 में जो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, उन्होंने उसका नेतृत्व सफलतापूर्वक किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच आंदोलनों को कुछ गहराइयों को देखें। अब हम लोग 1919 से 1922 के बीच जो भी सत्याग्रह आंदोलन हुए थे उनके बारे में देखेंगे। रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह आह्वान किया। और 1919 ईस्वी में गांधी जी ने जो हाल ही में जो अंग्रेज लोग कानून पारित किए थे, रॉलेट कानून, उसका विरोध करने के लिए सत्याग्रह किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। और यह जो रॉलेट कानून जो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था, वो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता था, मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाता था और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो हम लोगों के बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सके। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। और फिर गांधी जी ने वहाँ के लोगों से अनुरोध किया कि 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए और हड़ताल किया जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। उस आंदोलन को शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभा का गठन किया गया। ये जो फिगर है, यह परिसर जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी, ये वही परिसर है जहां पर जनरल डायर के आदेश पर लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। बाद के इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये चित्र जो है, दीवार में जो गोलियों का निशान बना हुआ है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला भारतीय संघर्ष था। और रॉलेट सत्याग्रह जो था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए। और अप्रैल 1919 ईस्वी में जगह जगह पर जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। अब सरकार इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाते हैं। बैसाखी जो 13 अप्रैल को मनाया जाता है के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में किया गया और दमनकारी नीति अपना रहा था। उसी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग किया गया। हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ये इसी दमनकारी का हिस्सा था। इस नरसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। और ये भयानक जो नरसंहार हुआ था उसके वजह से टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि जो है उनको वापस लौटा दिया।
रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के प्रयास किए। और रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी एकता उनको बनाए रखने का प्रयास किए थे। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि यहाँ पे जो हिंदू मुसलमान है वो मिल के रहे, क्योंकि ये जो देश है यहाँ के लोगों सभी लोगों के लिए यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के देश है। उनकी गहरी आकांक्षा था कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। और महात्मा गांधी मानते थे कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। अब है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। खिलाफत का मुद्दा भी इसी तरह एक ज्वलंत मुद्दा था, जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह ही। रॉलेट के खिलाफ जैसा वो था वैसे भी ये था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा, जिसको खलीफा बोला था, पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत अधिक सख्त संधि सौंप दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। और जिस तरह जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना पर गुस्सा था, उस तरह इस घटना पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। वहाँ के जो भारतीय मुसलमान हैं यह चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में जो पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। और खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं। गांधी जी ने इनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में जो अत्याचार हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में जो अत्याचार हुआ है, उसके विरुद्ध अभियान चलाएं, मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग रखें। 1920-21 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली और 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। चित्तरंजन दास, राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और अंग्रेजों द्वारा जो उनको उपाधियां दी गई थी उनको वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई। 1920 से 22 के बीच जो विदेशी कपड़ा का जो आयात होता था उसमें भारी गिरावट आई। परंतु यह तो आने वाली तूफान की सिर्फ एक झलक थी और ये जो इतना कुछ हो रहा था वो आने वाली तूफान की तो सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे और देश के जो ज़्यादातर हिस्से थे एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। लोगों की पहलकदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया। बहुत सारे जगह पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक विरोध हो रहा था, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। बहुत जगह तो अहिंसक आंदोलन हो रहा था, लेकिन बहुत जगह जो है गांधी जी के जो सोच था कि अहिंसक आंदोलन किया जाए उसके विपरीत भी अर्थ निकाल रहे थे, उसके विपरीत भी रास्ता अपना रहे थे जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया और सभी जगह आंदोलन जो था वहाँ के स्थानीय मुद्दा को जोड़कर आगे बढ़ा रहे थे। आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करें। खेड़ा, गुजरात में पट्टीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। जिससे जो अभियान चल रहा था तो स्थानीय का जो लोकल मुद्दा जो था उसको लेकर आगे आंदोलन को बढ़ा रहे थे। उदाहरण के लिए खेड़ा गुजरात में जो पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतर भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब और दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिलों में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे सत्याग्रह किए।
इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। और इस सत्याग्रह में कई बार वे अपने चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकार को बहुत सीमित कर दिया था। वो इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि वो जो सरकार थी उन लोगों को वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और उनको यकीन था कि गांधी जी जो है उन पर जो टैक्स लगाया गया बहुत ज़्यादा वो कम करा देंगे और वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे और ये जो लोग अपना मनमानी वन कानून बनाए उसको ख़त्म करा देंगे। बहुत सारे वन गाँवों में किसानों ने स्वराज ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। अब बहुत सारे वन गाँवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उनको उम्मीद था कि बहुत जल्द गांधी राज जल्दी स्थापित होने वाला है। सिंध मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिकता एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। सिंध में भी मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत ज़्यादा खुश थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन में जबरदस्त एकता दिखाई और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंताओं को हटाने के लिए आंदोलन चलाए। और पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जो जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। यह जो आंदोलन है काफ़ी हद तक असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उसी तरह असम में गांधी महाराज की जय का नारा लगाते हुए चाय बागान में मजदूरों ने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए मांग शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी और उन्होंने अंग्रेज़ों के स्वामित्व में जो चाय बागान था उनकी उसमें नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते थे कि उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यश गान किया जाने लगा था, क्योंकि उनका मानना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यश गान किया जाने लगा था। इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगला क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।